बिहार के बेगूसराय जिले के पास बहती बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा एक छोटा और शांत गांव था। इस गांव की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और नदी की लहरों का सुरीला संगीत हमेशा गूंजता रहता था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और खेती बाड़ी और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस शांत और खूबसूरत गांव के एक कोने में लालच और घमंड का एक बड़ा सा साया मंडरा रहा था। ये साया और कोई नहीं बल्कि गांव के सबसे अमीर और चालाक इंसान नादीम सेठ का था, जिसकी नजर हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। नादीम सेठ का गांव में एक बहुत ही बड़ा ढाबा था, जिसमें वो मछली और चावल लोगों को दिया करता था और लोग उसके मछली चावल बड़े हिसाब से खाने आया करते थे। सेठ के यहाँ राजेश नाम का एक उसका नौकर काम करता था, जो बहुत ही स्वादिष्ट मछली और चावल बनाया करता था। कटे हुए ताज़ा ताज़ा मछली और साथ में ही बहुत ही सुंदर मसाले के साथ उसे पकाया करता था। जब वो पक जाता था तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। राजेश प्लेट लगाता था तो एक कोने में खिले खिले चावल और एक कोने में 2 पीस मछली के और मछली का रस, जो देखने में वाकई बहुत लजीज लग रहा था। अरे भैया, जरा हम लोगों के लिए एक एक प्लेट मछली और चावल लगाना। और मेरे लिए 3 प्लेट पैक कर दो मेरे बच्चे। आपकी मछली चावल खाने के लिए जिद कर रहे हैं। ठीक है भैया, आप बैठो, आपके लिए प्लेट लगता हूँ। और भैया, आपके लिए मैं अभी पैक कर दे रहा हूँ। राजेश उन लोगों के लिए प्लेट लगा देता है और जो लोग आए हुए थे उनके लिए पैक कर देता है। लोग इधर बड़े हिसाब से मछली चावल खाया करते थे। जरा देखो आज गल्ले में कितना पैसा आया है। इस पूरे बेगूसराय में हमारे ढाबे जैसी मछली चावल कोई नहीं बना सकता। लोग स्वाद के मारे खिंचे चले आते हैं और हमारी जेबें पैसों से भर जाती हैं। मालिक, आपकी बात 100% सच है। पूरे इलाके में आपकी तूती बोलती है। लोग सिर्फ आपके खाने के ही नहीं बल्कि आपके रुतबे के भी गुलाम हैं। और जो मुंह खोलेगा उसकी जमीन और सोना हमारे पास गिरवी रखवा लेंगे। मुखिया जी के साथ मिलकर मैंने आधा गांव अपने कब्जे में कर लिया है। अब कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। नादीम सेठ सिर्फ ढाबे से ही नहीं बल्कि गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाकर भी अमीर बन रहा था। वो गरीब ग्रामीणों को बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देता था और बदले में उनका सोना, चांदी और जमीन के कागजात अपने पास रख लेता था। जब बेचारे गांव वाले समय पर पैसे नहीं लौटा पाते तो सेठ मुखिया के साथ मिलकर उनकी संपत्ति हमेशा के लिए हड़प लेता था। सेठ की एक पत्नी भी थी, उसका नाम था राधिका। राधिका सेठ से बिल्कुल विपरीत थी। राधिका को अपने पति का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उसे हमेशा ईमानदारी की सीख देती थी। सुनिए जी, गरीबों की हाय मत लीजिए। ये जो आप छल कपट से सोना और जमीन बटोर रहे हैं, ये कभी फलेगा नहीं। हमारे पास पहले से ही सब कुछ है, फिर इस बेईमानी की क्या जरूरत है? तुम औरत हो राधिका, अपना दिमाग घर के चौके चूल्हे में ही लगाया करो। व्यापार की बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। इस दुनिया में जिसके पास जितना ज्यादा सोना और पैसा होता है उसी की सबसे ज्यादा इज्जत होती है। मालकिन, आप फालतू की चिंता कर रही हैं। मालिक तो पूरे गांव का भला कर रहे हैं। मुसीबत में सबको पैसा देते हैं। अगर कोई अपना कर्ज नहीं चुका पाता तो उसमें मालिक की क्या गलती है? ये लो, जैसा मलिक वैसा नौकर। अपने साथ इस बेचारे राजेश को भी बिगाड़ दिए हो। ये भी तुम्हारी बोली बोल रहा है। करो, तुम्हें जैसा करना है। उसी गांव के पास वाले गांव में 2 सगे भाई रहते थे, जिनका नाम संतोष और निखिल था। दोनों भाई बहुत ही सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती थे, जो नदी में मछली पकड़कर उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन दोनों भाई काम से थक कर गए। भैया निखिल, आज बहुत जोर की भूख लगी है और नदी से अच्छी मछलियां भी हाथ लगी थी। उन्हें बेचकर आज अच्छे पैसे मिले हैं। चलो आज नदीम सेठ के यहाँ मछली चावल खाकर देखते हैं। बड़ा नाम सुना है उनका। हाँ भाई संतोष, मैंने भी इस ढाबे के बारे में बहुत सुना है, लेकिन सुना है यहाँ का मालिक बहुत घमंडी है। खैर, हमें तो सिर्फ पैसे देकर खाना खाना है। हमें उसके घमंड से क्या लेना देना। चलो चलते हैं। दोपहर का भोजन करने के लिए नादीम सेठ के उसी मशहूर ढाबे पर पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि आज का ये साधारण सा भोजन उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला है और सेठ का घमंड टूटने की शुरुआत यहीं से होगी।
अरे भैया, हम दोनों भाई के लिए मोटे मोटे मछली के पीस और 2 प्लेट चावल लगा दो। और हाँ भैया, कोने में नींबू और प्याज जरूर डालना। अरे ओ भाई, कहाँ चले आ रहे हो बिना पूछे? जरा अपनी औकात देखकर अंदर पैर रखा करो। यहाँ खाने के लिए जेब में अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। ये कोई खैरात बंटने वाली जगह नहीं है। भाई साहब, हम यहाँ मुफ्त में खाना मांगने नहीं आए हैं। हम अपनी मेहनत की कमाई से पेट भरने आए हैं। आप हमें आदर से खाना परोसिए, हम पूरा पैसा चुकाने को तैयार हैं। राजेश की आवाज सुनकर नादीम सेठ भी वहां आ पहुंचा और उसने दोनों भाइयों के साधारण कपड़ों को देखकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुम जैसे 2 कौड़ी के मछुआरे मेरे इस आलीशान ढाबे पर बैठकर खाने का सपना देख रहे हो? अगर यहाँ बैठना है तो दुगनी कीमत देनी होगी, वरना नदी के किनारे जाकर खुद ही आग जलाओ और खाओ। उसने न केवल उन्हें बल्कि उनसे पैसे भी दुगने वसूलने की बात कही। संतोष और निखिल ने जब इस नाइंसाफी का विरोध किया तो सेठ ने अपने रसूख के बल पर उन्हें अपमानित करके ढाबे से बाहर निकाल देने की धमकी दी। सेठ जी, पैसा हमारे पास भी है और हम ईमानदारी की कमाई खाते हैं। आपकी तरह गरीबों को लूटकर महल नहीं बनाया है। ऐसा बासी और बेस्वाद खाना खिलाने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। आज आपने हमारा और हमारी मेहनत का बहुत बड़ा अपमान किया है सेठ जी। याद रखना, ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम यहाँ से बिना खाए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। जाते हो या बंदे बुलाकर तुम लोगों को पिटवाऊं? हम तो आपके ढाबा का नाम सुनकर खाने आ गए थे, लेकिन पता होता कि आप ऐसे हैं तो हम कभी नहीं आते। आज का दिन याद रख लेना सेठ जी। आज के बाद से आपके पूरे दिन शुरू। नादीम सेठ के ढाबे से अपमानित होकर बाहर निकलने के बाद संतोष और निखिल के दिल में एक नई आग सुलग रही थी। उन्होंने तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे और नदी के ठीक किनारे अपना एक नया ढाबा खोलेंगे, जहां लोगों को ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। दोनों भाइयों ने गांव वालों को कुछ ऐसा अनोखा देने की योजना बनाई जो आज तक किसी ने नहीं किया था। निखिल, हम नदी के किनारे ही अपनी छोटी सी झोपड़ी डालेंगे और वहीं चूल्हा जलाकर मछली चावल बेचेंगे। लेकिन हमें लोगों को कुछ अलग देना होगा ताकि वे सेठ का ढाबा छोड़कर हमारे पास आएं। लेकिन हम लोग नया क्या करेंगे भैया? मछली तो सब वैसे ही पकाते हैं। सही कहा भाई, हम लोगों के सामने ही नदी से ताजा मछली पकड़कर उन्हें खिलाएंगे, जिससे उन्हें स्वाद भी असली मिलेगा और भरोसा भी। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? देख, हमको गोता लगाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। हम बचपन से मछुआरे जो ठहरे। तू जाल में मछली पकड़कर पहले ही रख लिए रहना। मैं जिस मछली का नाम जोर से चिल्लाऊंगा, वही मछली को कांटे में डाल देना। मानना पड़ेगा भैया, आप बहुत आगे की सोचते हैं। उस घमंडी सेठ को दिखा देंगे कि मेहनत की ताकत क्या होती है। तो चल भाई, आज ही हम चलते हैं बाजार और सारे मत, साल, चावल सब चीज खरीद के ले आते हैं। फिर क्या था, संतोष और निखिल दोनों भाई मिलकर बाजार की तरफ चले जाते हैं और मछली बनाने के लिए मसाले और बहुत ही अच्छे चावल और बाकी सब चीज खरीद कर घर ले आते हैं। अगली सुबह दोनों भाई तैयार थे। पास में ही नदी थी। दोनों ने ही एक दुकान जैसा खड़ा कर लिया और वहाँ बोर्ड लगा दिए, लाइव फिशिंग। ठीक है भाई, तू नदी के उस पर रहना। जब ग्राहक आएंगे तो पानी में चले जाना और जो भी मछली में बोलकर जोर से चिल्लाऊंगा, वही मछली तू लगा देना। ठीक है भैया, बस आप जोर से थोड़ा चिल्लाना ताकि मुझे सुनाई दे। उसके बाद निखिल इधर तैयार था और संतोष लोगों को जोर जोर से आवाज देकर चिल्लाने लगता है। आओ भाई, आओ दीदी, आओ, लाइव फिशिंग। आप जो बोलोगे वही मछली पकड़कर ताजी आपके सामने पकाकर खिलाएंगे। कुछ अलग देखकर गांव के लोग उसके पास आने लगते हैं। ये सब क्या है भाई? लाइव फिशिंग क्या होती है? हाँ भाई, दोनों भाई, ये क्या बवाल बना रहे हो? अरे यहाँ आप सबके लिए हम सामने में ही मछली पकड़कर खिलाएंगे। आप जिस मछली का नाम लो, वही मछली हम पकड़कर पकाएंगे। ये बातें सुनकर लोग थोड़े हैरान हो गए और उत्साह के साथ पूछने लगते हैं, क्या भाई, सही में हम जो बोलेंगे वही मछली तुम हमें अभी पकड़ के खिलाओगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें 2 बना पैसे दूंगा। चलो, हम दोनों के लिए हिल्सा फिश बना।
उसके बाद संतोष ने अपना मछली पकड़ने का सामान पानी में डाला और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आजा आजा, ओ मेरे हिल्सा मछली, जल्दी से आज। हिल्सा मछली आनी है, उसको ताल के खानी है। ऐसे संतोष जोर जोर से चिल्ला रहा था और इधर निखिल पानी के अंदर मछलियां लेकर खड़ा था। उसने हिल्सा मछली उसमें फंसा देता है तो उसे जोर से खींचते हैं ताकि संतोष को समझ आ जाए कि मछली लगा दी है। संतोष को जैसे ही लगता है कि मछली फंस गई, वो तुरंत ही उसे खींच लेता है। ये देखो दादा, आप लोगों के लिए हिल्सा फिश। ये देखकर दोनों ही ग्राहक चौंक जाते हैं और हैरानी से पूछने लगते हैं। ये तो सच में भाई जिंदा मछली आ गई। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ वो सब छोड़ो, मैं आपके लिए अभी मसालेदार हिल्सा फिश बनता हूँ। उसके बाद संतोष बिना कुछ जवाब दिए फटाफट मछली को मसाले के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से हिल्सा फिश बनने लगता है। इतनी देर में उसकी मछली बनकर तैयार हो जाती है। वो उन लोगों के सामने परोस देता है। देखने में मछली और चावल बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो भाई मान गए तुम्हें। जो भी हो, तुम हमें ताजी मछली खिला रहे हो। पता नहीं सेट कब का मरा हुआ मछली को टाल के रखा हुआ होगा। तो लो भाई मेरे डबल पैसे। अरे हाँ भैया, इसके तो दुगनी पैसे बनते ही हैं ये लोग। उसके बाद वो ग्राहक बड़े ही खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। जल्द ही दोनों भाइयों का ये अनोखा ढाबा चालू हो गया। वहाँ आने वाले लोग जो भी मछली मांगते, संतोष ऊपर से आवाज लगाता और नीचे पानी से वही मछली कांटे में फंसकर बाहर आ जाती। ये नजारा देखकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। ये बात धीरे धीरे सब तरफ फैल जाती है। ऐसे गांव के लोग भारी मात्रा में वहाँ पर खाने के लिए आया करते थे। अरे संतोष भाई, मुझे तो गरई मछली खानी है। क्या तुम्हारी नदी से अभी गरई मछली निकल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा ढाबा सबसे अनोखा है। मछली को बाहर लाओ और हमारे मेहमान का दिल खुश कर जाओ। और इधर निखिल ने मछली फंसा दिया और उसे संतोष बाहर निकालकर उनके सामने बता दिया। हम लोगों को खाने के लिए दे दिया। देखते ही देखते संतोष और निखिल के ढाबे पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। दूसरी तरफ नादीम सेठ का आलीशान ढाबा धीरे धीरे पूरी तरह सूना पड़ गया, जिससे सेठ और उसका नौकर राजेश जलन के मारे परेशान हो उठे। राजेश, ये क्या हो रहा है? हमारा इतना बड़ा ढाबा खाली पड़ा है और उन दोनों कंगाल भाइयों के यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। वे नदी से तुरंत मनचाही मछली कैसे निकाल रहे हैं? मालिक, मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई जादुई शक्ति आ गई है। मैं आज ही रात को छिपकर उनके ढाबे पर जाऊंगा और उनके इस राज का पता लगाऊंगा। हाँ, तुरंत जाओ। अगर हमें उनका राज पता चल गया तो हम भी वही करेंगे और उनका धंधा हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। मुझे किसी भी कीमत पर उनका वो राज चाहिए। अगले ही दिन से राजेश उन लोगों का पीछा करने लगता है और लोग जो भी करते हैं उनको चुपके देखने लगता है। दोनों भाई जानबूझकर जोर जोर से बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले से अंदाजा था कि सेठ का कोई आदमी उन पर नजर रख रहा है। निखिल, आज हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है, लेकिन ये सब गंगा मैया के आशीर्वाद से ही मुमकिन हुआ है। हमने जो अपना सारा सोना नदी में समर्पित किया था, उसी के बदले मैया हमें ये वरदान दे रही है। सही कहा भाई। गंगा मैया को सोने का चढ़ावा चढ़ाने के बाद ही हमें ये चमत्कारी शक्ति मिली है। जो भी अपना सारा सोना नदी में श्रद्धा से डाल देगा, गंगा मैया उसे ऐसी ही चमत्कारी शक्तियां दे देंगी। पीछे से राजेश ये सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है, सोने के बदले जादुई मछलियां। मुझे तुरंत जाकर ये बात सेठ जी को बतानी होगी। अब हमारे अमीर बनने का असली समय आ गया है। राजेश ने दौड़ते हुए नादीम सेठ के पास जाकर दोनों भाइयों की बातचीत का पूरा सच बता दिया। सोने के बदले जादुई शक्ति मिलने की बात सुनकर लालची सेठ की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। मालिक, मुझे उन दोनों भाइयों का राज पता चल गया है। वे अपनी जादुई मछली पकड़ने के लिए गंगा मैया को अपना सारा सोना चढ़ाते हैं, तभी नदी उन्हें मनचाही ताजी मछलियां देती है।
क्या बात कर रहे हो राजेश? अगर ऐसा है तो मेरे पास जितना भी सोना है जो मैंने गांव वालों से ब्याज के नाम पर हड़पा है, मैं वो सब आज ही नदी में बहा दूंगा ताकि मुझे भी वो वरदान मिल जाए। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। उन दोनों भाइयों ने जरूर कोई चाल चली होगी। अपनी मेहनत की कमाई और गरीबों से छीना हुआ सोना पानी में मत बहाइए। बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। नादीम सेठ पर लालच का भूत इस कदर सवार था कि उसने अपनी पत्नी की एक न सुनी। अगले ही दिन सेठ और राजेश सोने से भरी भारी पोटली लेकर नदी के किनारे पहुंच गए, जहां संतोष और निखिल पहले से ही घात लगाए बैठे थे। राजेश, ये रही मेरी तिजोरी का सारा सोना और गांव वालों के गिरवी रखे गहने। मैं इसे गंगा मैया को समर्पित कर रहा हूँ। अब देखना, कल से हमारा ढाबा फिर से सबसे बड़ा बन जाएगा। हाँ मालिक, जल्दी फेंकिए। मुझे तो अभी से पानी में चमत्कार की उम्मीद दिखाई दे रही है। कल से पूरे बेगूसराय की मछलियां सिर्फ हमारे ही कांटे में फंसने के लिए लाइन लगाएंगी। निखिल, देखो लालची सेठ अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। जैसे ही ये सोने की पोटली पानी में फेंके, तुम तुरंत गोता लगाकर उसे बाहर निकाल लेना। सेठ ने जैसे ही भारी पोटली पानी में फेंकी, नदी के गहरे पानी में छपाक की आवाज हुई। निखिल ने बिना समय गवाए पानी के अंदर डुबकी लगाई और सेठ के देखते ही देखते उस पोटली को चुपके से किनारे ले आया। मैंने अपना सारा सोना आपको दे दिया है, अब मुझे चमत्कारी शक्ति दे दो। उसके बाद सेठ भी अपना मछली पकड़ने के लिए कांटा पानी में डालता है। अरे राजेश, ये कांटा तो बिल्कुल हल्का लग रहा है, कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? मालिक, थोड़ा धीरज रखिए। शायद मैया सोने की जांच कर रही होंगी, लेकिन दोपहर होने को आई है और पानी के अंदर से तो एक भी मछली बाहर नहीं आ रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? एक भी छोटी मछली कांटे में नहीं फंसी। मेरा सारा सोना चला गया और हाथ में एक सूखी लकड़ी तक नहीं आई। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। और इधर संतोष और निखिल मुस्कुराते हुए वहां पहुंचे। उनके हाथों में वही सोने की पोटली थी। उन्होंने गांव के सभी लोगों और मुखिया को भी वहां बुला लिया था, ताकि सेठ के काले कारनामों का सच सबके सामने आ सके। सेठ जी, गंगा मैया कभी भी छल और कपट का धन स्वीकार नहीं करती। ये वही सोना है जो आपने गरीब ग्रामीणों को डरा धमकाकर और धोखे से छीना था। आज ये सोना वापस इसके असली मालिकों को मिलेगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच के चक्कर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गवा दी। आज मुझे समझ आ गया कि धोखे का पैसा कभी सुखी नहीं रख सकता। मुझे माफ कर दो। नादीम सेठ का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था और उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी। संतोष और निखिल ने गांव वालों का सारा सोना और जमीन के कागजात उन्हें वापस सौंप दिए, जिससे पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और दोनों भाइयों का ढाबा हमेशा के लिए खुशहाली से चलने लगा। हमारे अगले वीडियो में संतोष मध्य प्रदेश से, राधिका नेपाल से, नाजिम और निखिल बिहार से और राजेश ने कमेंट किया था। तुम सब लोगों का नाम इस वीडियो में इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपने प्यार का नाम लिख दीजिए।